नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करता हूँ आप सब इस कोरोना काल में सुरक्षित होंगे और अपने आप को इस महामारी से बचाए हुए होंगे। तो आपको इस समय आपको घर में ही रहते हुए आप लोगों को आपके कोर्स को कंप्लीट कराने हेतु हम लोग यहाँ पर पश्चिमी सिंहभूम जिला के शिक्षक उपस्थित हुए हैं और जिसके तहत आज हम लोग कक्षा 9वीं के दूसरे अध्याय अर्थशास्त्र के दूसरे अध्याय संसाधन के रूप में लोग उस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो संसाधन के रूप में लोग कहने का अर्थ क्या है? संसाधन, सबसे पहले हम जानेंगे कि संसाधन क्या है। संसाधन जो आपके चारों ओर है, आप अपनी चारों ओर नजर घुमा के देखिए, आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है। आप अभी जहां बैठे हुए हो आपके कमरे में, वहां आपको ऊपर में पंखा लटका हुआ दिखाई दे रहा होगा। आपको आप जहां पर बैठे हो पलंग या कुर्सी सोफा कहीं भी बैठे हो वो है। आपके सामने दीवार है, आपके जहां बैठे हो जमीन पर है, जमीन भी संसाधन है। और आपके सामने एक इंसान खड़ा दिख रहा है, ये भी एक संसाधन है। तो अब हम इनको वर्गीकृत करते हैं। ये जो आपने अभी संसाधन देखा, आपके चारों ओर जो देख रहे हैं, इन संसाधनों को वर्गीकृत करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो संसाधन है वो है प्राकृतिक संसाधन। जो भूमि आपके सामने है, भूमि जहाँ पर आप बैठे हुए हैं, वो भूमि भी एक संसाधन है। ये प्राकृतिक संसाधन क्यों? क्योंकि ये हमें किसने दिया है? प्रकृति ने दिया है, इसलिए भूमि प्राकृतिक संसाधन है। दूसरा हम बात करेंगे मानव निर्मित संसाधन। मानव निर्मित संसाधन कौन सा है? जैसे कि आपके सामने पंखा लटका हुआ, आपके ऊपर पंखा लटका हुआ है, वो क्या है? मानव निर्मित संसाधन है। आप जिस घर में हो वो किसने बनाया है? मानव ने बनाया, वो भी मानव निर्मित संसाधन है। और अभी आपके सामने जो पढ़ा रहा है ये भी एक संसाधन है। तो ये कौन सा संसाधन है? ये मानव संसाधन है। यानी मनुष्य क्या है? मानव संसाधन है। जिस प्रकार मैं एक संसाधन हूं, आप भी एक संसाधन हो। तो आप पर भी अब निवेश करके मानव रूपी जो आप संसाधन है, इसको मानव पूंजी बनाया जाएगा। तो हम लोग जो इस चैप्टर में पढ़ेंगे कि मानव संसाधन पूंजी में कैसे बदलेगा, इस पर चर्चा करेंगे हम लोग। ठीक है, तो चलिए, चैप्टर का नाम आया मानव संसाधन के रूप में लोग। तो चलिए अब देखेंगे कि मानव जो संसाधन है वो पूंजी में कैसे बदलता है। तो मानव संसाधन का पूंजी निर्माण देखेंगे। तो मानव संसाधन पूंजी में कैसे बदलेगा? तो मानव संसाधन जो है उसमें शिक्षा का निवेश करके, स्वास्थ्य का निवेश करके, उसको विकसित करके, उसमें कौशल डाल करके, इन सारे सुविधाओं को, इन सारे चीज़ों को जोड़कर मानव संसाधन को मानव पूंजी बनाया जाता है। और मानव पूंजी बदलने के बाद मानव संसाधन जो होता है या मानव पूंजी, ये देश के उत्पादन शक्ति को बढ़ाता है। तो देश के उत्पादन शक्ति में जो वृद्धि करे, ये अब क्या हो गया? मानव संसाधन से मानव पूंजी में बदल गया है। तो इसका एक उदाहरण लेते हैं। चलिए, उदाहरण कौन सा? जैसे आपने हरित क्रांति का नाम सुना होगा। हरित क्रांति का नाम सुने हो आप? तो हरित क्रांति क्या है मैं बता दूं। हरित क्रांति 1966 के आसपास या 1960 के दशक में आया था। तो इसमें क्या हुआ था? उत्पादन में कई गुना वृद्धि हो गई थी। अब तक जो हम लोग पारंपरिक खेती किया करते थे, उस खेती में नए विधियों का प्रयोग करके, मानव को ट्रेंड करके, नई नई तकनीक का प्रयोग करके हमने उत्पादन को कई गुना बढ़ा दिया, 3 से 4 गुना बढ़ा दिया। इसलिए उत्पादन हमारा बढ़ गया। तो ये कैसे संभव हुआ? मानव संसाधन को हमने क्या बनाया? मानव पूंजी बनाया। मानव पूंजी बनने से उत्पादन बढ़ गया। तो हम यही अभी देखेंगे। तो हमने अभी क्या देखा? क्या देखा? मानव पूंजी निर्माण। तो अब ये जाने कि मानव पूंजी क्या है। तो मानव पूंजी
जब मानव संसाधन पर शिक्षा, प्रशिक्षण, चिकित्सा सेवाओं में निवेश किया जाता है तो मानव संसाधन मानव पूंजी बदल जाता है। और मानव पूंजी जो है ये कौशल और उसमें निहित ज्ञान का स्टॉक है। यानी एक मानव संसाधन में ज्ञान और प्रशिक्षण और कौशल डाल करके जो उसमें वृद्धि किया जाता है तो मानव पूंजी बनता है। तो जो मानव पूंजी है देश के उत्पादन शक्ति को क्या करता है, बढ़ाता है। ठीक है, तो इसी संबंध में आपके पुस्तक में दिया गया है कि मानव संसाधन जो है देश के उत्पादन को बढ़ाता है। तो देश का उत्पादन जो होता है उसको सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहा जाता है। तो इसके विषय में थोड़ा जान लें हम कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद क्या है। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद कहने का क्या मतलब है, तो एक वर्ष की अवधि में एक देश के सामान्य नागरिकों द्वारा देश के घरेलू सीमा के अंदर या बाहर उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं और सेवाओं के सकल मूल्य से है। क्या है, देश के घरेलू सीमा के अंदर, जैसे हम भारत मान लेते हैं, तो भारत के अंदर या भारत के बाहर देश के निवासियों द्वारा, यहाँ रहने वाले जो लोग हैं उसके द्वारा जितनी भी उत्पादित वस्तुएं हैं या भारत के बाहर भी उन्होंने उत्पादन किया है, सभी के सकल उत्पादन जो है उसके मूल्य को अगर जोड़ देंगे तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद मिलेगा। इसे ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट कहा जाता है। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट यानी शॉर्ट फॉर्म में कहें तो जीएनपी। तो अभी आपने जीएनपी के विषय में जाना, तो इससे संबंधित है जीडीपी। जीडीपी भी जान लेते हैं। तो जीडीपी थोड़ा अंतर है। अभी हमने जाना नेशनल यानी देश का, अब हम जानेंगे देश के घरेलू सीमा के अंदर यानी डोमेस्टिक। तो सकल घरेलू उत्पाद, तो किसी देश के घरेलू सीमा के अंदर दी हुई समयावधि, यह ज्यादातर लगभग 1 साल होता है, तो सामान्यतया 1 साल, 1 साल में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं तथा सेवाओं का कुल मौद्रिक मूल्य होता है, जिसे सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है। ये देश की घरेलू सीमा के अंदर होगा। ठीक है, और इसमें देशवासी भी शामिल होंगे और विदेशी भी शामिल होगा। ये मुख्य बात है यहाँ पर। इसमें है घरेलू सीमा के अंदर, चाहे देश का निवासी हो चाहे विदेशी आके यहाँ काम कर रहा हो, वो अगर घरेलू सीमा के अंदर काम हो रहा है तो ये सकल घरेलू उत्पाद में जोड़ा जाएगा। तो ये है सकल राष्ट्रीय उत्पाद और सकल घरेलू उत्पाद। घरेलू उत्पाद को जीडीपी कहा जाता है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपने जाना। अब हम लोग जानेंगे कि मानव संसाधन या मानव पूंजी अन्य संसाधनों से कैसे बेहतर है। ठीक है, तो मानव संसाधन जो है अन्य संसाधनों से बेहतर है। अन्य संसाधन जैसे कि भौतिक पूंजी, जमीन हो गया, आपका मुद्रा हो गया, या फिर किसी भी भूमि, भौतिक पूंजी, जो भी है संसाधन, उनसे बेहतर कैसे है। तो इसके विषय में मैं बता दूं कि मानव संसाधन है वो अपने आप को उपयोग कर सकता है ना, लेकिन भौतिक पूंजी या फिर आप भूमि को मान लीजिए, क्या ये अपने आप उपयोगी है? आपको क्या लगता है कि भौतिक पूंजी या भूमि अपने आप उपयोगी होगा? क्या जमीन में अपने आप खेती होगा? नहीं। क्यों? क्योंकि जिसमें मानव ही उत्पादन करता है, वो अपने आप उपयोगी वस्तु नहीं उत्पादन कर सकता है। ठीक है, तो मानव जो है इन अन्य संसाधनों से बेहतर है। ठीक है, अब हम जानेंगे कि मानव जो है, मानव पूंजी में निवेश करने से क्या क्या लाभ होता है। ठीक है, हमने अभी देखा कि मानव पूंजी में हरित क्रांति का मैंने बताया, हरित क्रांति से उत्पादन में वृद्धि हुआ। तो मानव पूंजी बनने से क्या क्या लाभ है। मानव पूंजी में निवेश करेंगे, निवेश यानी कि उसमें हम लोग खर्च करेंगे या उसको कुछ सिखाएंगे या फिर उसमें कुछ शिक्षा डालेंगे, उस पर स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, तो इससे क्या क्या होगा। तो मानव पूंजी में निवेश से क्या क्या लाभ होगा, इसके विषय में चर्चा कर लेते हैं। मजा आ रहा है ना? ध्यान से देखिए, मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि ये जो विषय है ये आपसे जुड़ा हुआ है, ये आप देखते हैं आपके चारों ओर ये चीज घटनाएं हो रही है। ठीक है,
तो चलिए देखते हैं। तो मानव पूंजी जो है उसमें निवेश से क्या क्या लाभ है, ठीक है। तो मानव पूंजी में लाभ, मानव पूंजी में निवेश से क्या होगा, उसका उत्पादन का क्षमता बढ़ेगा, ठीक है। चलिए मैं अपना एग्जांपल लेता हूँ। आज से पहले मैं अब 10 साल पहले जाता हूँ, आपके सामने जो इंसान खड़ा है ये भी एक आम इंसान था, संसाधन था, ठीक है। अब इस इंसान में शिक्षा का निवेश हुआ, यानी मुझ में शिक्षा का निवेश हुआ, तब ही मैं आपके सामने बोल पा रहा हूँ, आपको पढ़ा पा रहा हूँ, आपको शिक्षा दे पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मैंने भी कुछ सीखा, मैंने भी कहीं से सीखा है, मुझ में शिक्षा का निवेश हुआ है, इसलिए मैं आपको शिक्षा दे पा रहा हूँ, ठीक है। समझ में आ रहा है? तो मानव में क्या हुआ, शिक्षा का निवेश हुआ तो उसने भी शिक्षा आगे बढ़ाया, तो मानव में निवेश होने से वो अधिक उत्पादक बनता है, उत्पादन देने लगता है, ठीक है। इसी प्रकार आप मजदूर में देखते होंगे, मजदूर सब जो होते हैं उसमें कुछ शिक्षा दिया जाता है, उसे कुछ सिखाया जाता है, उसे काम करना सिखाया जाता है, तो वो काम करने लगता है और उत्पादन करता है, इससे देश का भी उत्पादन क्षमता बढ़ता है ना। तो ये एक दूसरे से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब हम जानेंगे कि अधिक उत्पादकता होगा, लोग अधिक उत्पादन करेंगे तो क्या होगा, अधिक आय भी मिलेगा। आय यानी कि लोग अधिक सीखेंगे, अच्छा काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे तो अच्छा कमाएंगे कि नहीं। आप अच्छा काम सीखोगे तो कमाओगे कि नहीं, कमाओगे। तो मानव पूंजी में निवेश से उसकी उत्पादकता बढ़ती है और उत्पादकता बढ़ने से उसकी आय भी बढ़ती है, ठीक है। तो हर मानव अगर शिक्षित हो जाए, हर मानव की आय बढ़ जाए तो क्या होगा, समाज भी विकसित होगा, होगा कि नहीं। क्योंकि समाज में कौन रहते हैं, हम ही लोग रहते हैं, और हम लोग हर कोई विकसित होंगे तो समाज तो विकसित होगा ही होगा, है ना। तो समाज अप्रत्यक्ष तरीके से भी बढ़ेगा, और समाज बढ़ेगा तो हमारा देश बढ़ेगा, है ना। तो इसीलिए सरकार भी चाहती है कि शिक्षा में निवेश किया जाए, स्वास्थ्य में निवेश किया जाए, ताकि देश किससे है, यहाँ रहने वाले लोगों से है, इसलिए देश भी शिक्षा पर निवेश करना चाहती है, स्वास्थ्य पे निवेश करना चाहती है। आप देखते हो सरकारी स्कूल है, क्यों खोला गया है, ताकि हर बच्चे वहां जा सके, हर बच्चे पढ़ सके, और हर बच्चे पढ़ेंगे तो उनका विकास होगा, और उनका विकास होगा तो देश का विकास होगा। स्वास्थ्य में भी क्यों निवेश करता है, हॉस्पिटल क्यों खोला है सरकार ने, क्योंकि आप स्वस्थ रहेंगे, आप स्वस्थ रहेंगे तो देश स्वस्थ रहेगा, और देश स्वस्थ रहेगा तो देश आगे बढ़ेगा। सिंपल सा लॉजिक है, समझ में आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो लोगों के स्वस्थ होने से क्या होता है, अब लोग स्वस्थ जो होंगे, लोग में स्वास्थ्य का निवेश होगा, स्वास्थ्य में सरकार निवेश करेगी तो क्या होगा, लोगों का स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, और अच्छे लोग होंगे, तंदुरुस्त लोग होंगे तो जल्दी मिलेगा, वो बीमार नहीं होंगे तो हमेशा काम करेंगे, हमेशा एनर्जेटिक रहेंगे, उसमें पूरा ताकत जोश जोश से भरे होंगे, तो जोश से भरे होंगे तो ज्यादा काम करेंगे, ज्यादा काम करेंगे तो ज्यादा उत्पादकता होगा। तो ये जुड़ा हुआ है, स्वास्थ्य में भी निवेश से क्या, लोगों की उत्पादकता बढ़ती है, और उत्पादकता बढ़ने से आय तो बढ़ेगी बढ़ेगी, है ना। तो अभी हमने देखा शिक्षा में निवेश, स्वास्थ्य में निवेश, तो दोनों के निवेश से क्या होता है, देश का जो जनसंख्या है, भारत की जनसंख्या आप जानते हैं कि दुनिया में दूसरे नंबर पे है, तो ये जो जनसंख्या है हमारे लिए संसाधन है, इसमें अगर शिक्षा में निवेश किया जाए या स्वास्थ्य में निवेश किया जाए तो ये जो जनसंख्या अभी तक ये दायित्व था, दायित्व यानी कि इसे इंग्लिश में लाइबिलिटी कहते हैं, यानी बोझ मान लीजिए या भार मान लीजिए, ये दायित्व है, जिम्मेदारी, अब ये उत्पादक बन जाएगा अगर इसमें हम लोग शिक्षा डाल दिए, इसमें स्वास्थ्य का निवेश किए, तो ये जो अभी दायित्व है ये क्या हो जाएगा, परिसंपत्ति बन जाएगा, यानी कि एसेट बन जाएगा। लाइबिलिटी अब क्या बन जाएगा, एसेट बन जाएगा, है ना। ये भी उत्पादन करने लगेगा। तो मानव पूंजी में निवेश करने से संसाधन जो है पूंजी बनता है, और पूंजी जो होता है दायित्व को परिसंपत्ति में बदल देता है ना। तो समझ में आया होगा। चलिए इसको हम लोग दो कहानियों की मदद से समझेंगे जो आपके पुस्तक में दिया गया है। ये कहानी है दो दोस्त के, दोनों ही सेमापुर गांव के रहने वाले हैं, ठीक है। एक का नाम है सकल और एक का नाम है विलास।
तो सकल और विलास की कहानी हम लोग जानेंगे। तो सकल जो है वो भी उसी गांव में रहता है, 12 साल का एक लड़का है, ठीक है। उसकी माँ का नाम शीला है जो घर का काम देखती है। उसके पिताजी बूटा हैं जो खेती करते हैं, और उनका सपना है कि मेरा बेटा जो सकल है वो भी पढ़े, वो भी अच्छे स्कूल में पढ़े, ठीक है। उसके घर में उसके चाचा भी हैं जो पढ़े तो हैं मैट्रिक तक, लेकिन वो घर में ही रहते हैं, ठीक है, वो काम नहीं करते हैं। तो बूटा सिंह जो हैं वो चाहते हैं मेरा बेटा सकल पढ़े और अच्छा आदमी बने, उसे भी शिक्षा मिले, ठीक है। तो वो हमेशा प्रयासरत रहे और उनके बेटे को स्कूल में एडमिशन मिला, उसने अच्छा पढ़ा और वो धीरे धीरे कंप्यूटर प्रोग्रामिंग सीखा और वो एक सफल इंसान बना, कंप्यूटर का प्रोग्रामर बना, सॉफ्टवेयर बनाने लगा। और सॉफ्टवेयर बनाते हुए क्या करने लगा, वो अच्छा काम करने लगा, तो उसकी कंपनी ने उसे पदोन्नति दी, यानी उसे प्रमोशन दिया। और प्रमोशन मिलने से क्या हो गया, तो अच्छा कमाने लगा। अच्छा कमाने लगा तो उसका परिवार भी क्या तरक्की किया, उसके परिवार में सारी सुख सुविधाएं आने लगी, ठीक है। अब हम बात करेंगे विलास की। विलास जो है वो 11 साल का एक लड़का है, ठीक है। उसकी माँ का नाम गीता है जो कि घर का काम करती थी, और उसके पिताजी जो थे महेश, वो मछली पकड़ के लाते थे और बाजार में बेचते थे। जब विलास 2 साल का था तो उसके पिताजी की मृत्यु हो गई, यानी महेश की मृत्यु हो गई, ठीक है। और उसकी माँ पर जिम्मेदारी आ गई। अब माँ क्या की कि अब वो बाजार से मछली खरीदती है और बाजार में बेचती है, कहीं और से मछली लेकर कहीं बेचती है, ठीक है। उससे उसको ज्यादा लाभ नहीं हुआ, बस कुछ अपना गुजारा चला रही थी, ठीक है। इसी बीच विलास जो है उसको गठिया का रोग हो जाता है, ठीक है। और उसकी माँ के पास इतना पैसा नहीं है कि वो इलाज करा पाए, तो बेचारा उसी बीमारी में पड़े रहता है। इसी चक्कर में वो स्कूल भी नहीं जा पाता है, पढ़ता भी नहीं है ना। और जो गरीबी के दुष्चक्र में वो फंसा रह जाता है। इससे क्या होता है कि उसका जीवन वैसे ही रह जाता है। कुछ समय बाद उसकी माँ भी बीमार हो जाती है, विलास जो है, विलास की माँ भी बीमार हो जाती है। अब क्या करना पड़ता है, विलास को ही मछली बेचना पड़ता है, क्योंकि इसके पास कोई कौशल नहीं है, कुछ काम करने सीखा नहीं है। तो ये इसके पास क्या काम है, जो घरेलू काम है मछली बेचना, मछली बेच रहा है। अब मछली बेचते बेचते ये अपना घर चला रहा है। तो यही आप देखिए, सकल जो उसका दोस्त था सॉफ्टवेयर प्रोग्रामर बन के आया और अच्छा कमाया, उसका परिवार भी तरक्की किया। वहीं विलास वहीं का वहीं रहा, घर गरीबी से चला रहा है, क्योंकि वो अकुशल श्रमिक है, कुछ को आता नहीं है उसको ज्यादा कुछ काम करने, तो इसलिए उसको जो पैसा मिल रहा है अकुशल श्रमिक का मिल रहा है, बहुत कम मजदूरी मिल रहा है, इसी पे वो घर चला रहा है ना। तो वो गरीब ही रह गया और वहीं सकल आगे बढ़ गया। तो यहाँ दोनों कहानी में आप देख रहे होंगे कि सकल कहाँ आगे पहुंच गया, विलास वहीं का वहीं है या उससे भी नीचे आ गया है। तो ये दोनों कहानी से समझ सकते हैं कि शिक्षा में निवेश से क्या हो गया, एक का जीवन बेहतर हो गया। तो अब इससे हम आगे समझते हैं कि जिस प्रकार शेयरों में हम लोग निवेश करते हैं, शेयर समझते हैं, शेयर बाजार आपने सुना होगा, शेयर बाजार या बॉन्ड में हम लोग निवेश करते हैं। क्या है, शेयर बाजार में हम लोग निवेश क्यों करते हैं, ताकि हम लोग को बढ़ के ये पैसा दे। हम लोग जो निवेश किए हैं, मान लीजिए आज 10,000 रुपया निवेश किए हैं, तो कल को ये 15,000 मिले, 16,000 मिले या बढ़ के मिले, इसीलिए हम लोग निवेश करते हैं ना। तो इसी प्रकार हमारे जो गार्जियन हैं या हमारे पिताजी लोग होते हैं, वो बच्चों में निवेश क्यों करते हैं, बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं, ताकि वो भी बढ़ के सेवा करे, बड़ा होके बड़ा हो और अच्छा उस पर ज्ञान आए, वो कमाए और हम लोग का सेवा करे। तो इसी उम्मीद से भी लोग अपने बच्चों में निवेश करते हैं, ठीक है, और समाज में योगदान दे बच्चा, तो इसीलिए निवेश किया जाता है बच्चों में भी, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे जापान के विषय में, आपने सुना होगा, जापान एक विकसित देश है, सुना है जापान के विषय में। जापान जो है एक विकसित देश है, और यहाँ वहाँ की मैं एक बात बता दूं, वहाँ पे प्राकृतिक संसाधनों की बहुत कमी है, वहाँ प्राकृतिक संसाधन ना के बराबर है। लेकिन प्राकृतिक संसाधन नहीं होने के बावजूद भी जापान जो है एक विकसित देश है। क्यों, पता है आपको? क्योंकि जापान ने मानव पे निवेश किया है,
मानव को शिक्षित किया है, मानव में स्वास्थ्य को ध्यान दिया है, मानव के हर चीज पर उसके स्किल बढ़ाने पे ध्यान दिया है, उसके कौशल बढ़ाने पे ध्यान दिया है, उसके प्रशिक्षण बढ़ाने पे ध्यान दिया है। यानी मानव को उसने विकसित किया। मानव संसाधन जो है उसको मानव पूंजी बनाया है, इसलिए जापान क्या हो गया? विकसित हो गया। तो हमें इतना जो हमने जाना, इससे हम लोग क्या सीखते हैं कि मानव में अगर शिक्षा में निवेश किया जाए, स्वास्थ्य में निवेश किया जाए, तो मानव संसाधन जो अब तक दायित्व रहा है वो परिसंपत्ति बदल जाएगा, वो उत्पादन करके देगा और देश के उत्पादन शक्ति को भी बढ़ाएगा। तो बच्चों, आप लोगों के लिए मैं गृह कार्य के रूप में देता हूं, आपको बताना है कि मानव संसाधन जो है भूमि और भौतिक पूंजी से किस प्रकार भिन्न है। तो बता पाओगे ना? उम्मीद करता हूं आप बता पाओगे। और चलो इसके बाद अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। उम्मीद करता हूं आपको सारा टॉपिक क्लियर हुआ होगा। आप घर में स्वस्थ रहें, पढ़ते रहें और पढ़ाई का मजा लेते रहें। हम लोग अगले टॉपिक में नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला। जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला, जीने का तरीका सबका अब है बदलने वाला। नई जिंदगी की नई पाठशाला, नई जिंदगी की नई पाठशाला।